तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर हम तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और एक्ट, इन सभी चीज़ों को आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सामान्य ज्ञान का। इसी के साथ में सारे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट समाप्त हो जाएंगे और अब आपका महा मैराथन यानी कि ब्रह्मास्त्र शुरू होने वाला है, जो आज शाम 4 बजे पहली वीडियो ब्रह्मास्त्र की आने वाली है। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है। आपको पता है आपका सामान्य ज्ञान यानी कि मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये सब कुल मिलाकर के 55 नंबर का आने वाला है। तो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सारे आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों को ब्रह्मास्त्र का फ़ायदा उठाना है, ठीक है ना, यानी फाइनली अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो उन लोगों के पास में कम से कम इनमें से एक पीडीएफ ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस पीडीएफ से कंप्लीट नहीं किया होगा तो ब्रह्मास्त्र का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जिन लोगों ने अगर इन पीडीएफ से अपनी थ्योरी कंप्लीट कर रखी होगी या फिर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रखे होंगे, उनको ब्रह्मास्त्र से बहुत फ़ायदा मिलेगा और कम से कम 20 नंबर उनके बढ़ सकते हैं, जो अभी टेस्ट में आपके नंबर आ रहे होंगे उससे भी। ठीक है ना? तो चारों सब्जेक्ट की अगर कंप्लीट थ्योरी आप लेना चाहते हैं तो मात्र 128 रुपये में चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर भी आपको मिलने वाली है। एक-एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। इसके अलावा ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 10-10 प्रैक्टिस सेट ऑल सब्जेक्ट के साथ में सभी टॉप 100 की पीडीएफ आपको मात्र 129 रुपये में मिलने वाली हैं। इसके अलावा थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों आप लेना चाहते हैं, अगर आपकी मान लीजिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, लेकिन अभी भी आपके अंदर जज्बा है, जुनून है मेहनत करके एग्जाम को क्वालिफाई करने का, लेकिन अब आपके पास में मटेरियल नहीं है कि कहाँ से पढ़ें, तो थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों मंगा लीजिए। और साथ-साथ 8-8 घंटे अगर अभी भी आप पढ़ते हैं तो अभी भी आप अपना एक सिलेक्शन ले सकते हैं। 660 में से एक सीट अपनी पक्की कर सकते हैं। तो मात्र 199 रुपए में सारी आपकी जितनी टॉप 100 पीडीएफ है वो आपको मिलेंगी, थ्योरी कंप्लीट मिलेगी और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं मात्र 199 रुपए में। ओल्ड स्टूडेंट जिन लोगों ने पहले इनमें से कोई भी पीडीएफ ले रखी है, वो अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपए का पेमेंट करके प्रैक्टिस सेट 10 के 10 प्रैक्टिस सेट और सभी टॉप 100 पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है? चलिए, कोई ना कोई पीडीएफ आप लोग जरूर मंगा लेना, क्योंकि इसके बाद में जो आपकी मैराथन आने वाली है उसका पीडीएफ केवल उन लोगों को ही दिया जाएगा जिन लोगों ने इनमें से कोई एक पीडीएफ परचेज कर रखा होगा। चलिए, अब क्लास शुरू करते हैं और आज का आखिरी प्रैक्टिस सेट देखते हैं। देखिए, मंगाना कैसे है, आपको ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 7052547003। इसी पर आप मैसेज करेंगे, आपको जो है टीम में जानकारी आपको दे देगी कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। ठीक है? वैसे आप डायरेक्ट भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इसी पर चाहे तो आप 129 रुपये या फिर 199 रुपये या फिर 128 किसी का भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जैसे ही सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है भाई, आप चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, लास्ट में आपकी मैथ रीजनिंग रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ल्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग समूह में उपलब्ध नहीं है। यानी जो एमएस वर्ल्ड 2010 है, इसका जो रिव्यू टैब है उसके प्रूफिंग टैब में जो प्रूफिंग का समूह है उसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, नहीं बात कह रहा, ठीक है, नहीं मिलेगा। कमेंट ये तो रहता है, थिसोरस ये भी रहता है, वर्ड काउंट ये भी रहता है, लेकिन जो एडिटर है ये 2010 वाले एमएस वर्ड में नहीं देखने को मिलता है। तो एडिटर ही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर योजना से संबंधित प्रश्न पूछा है। देखिए देखिए, मिष्टी योजना का उद्देश्य भारतीय तटों पर किस प्रकार के वन की रक्षा और पुनर्जीवित करना है। यानी जो मिष्टी योजना चलाई गई थी वो किस प्रकार के वनों को बचाने के लिए चलाई गई थी। शंकुधारी वन, सदाबहार वन, सभी वन या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार जो वन होते हैं, सदाबहार जो वन वो आपको भारतीय तटों पर ही देखने को मिलते हैं, समुद्र के किनारे वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर डेल्टाई क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब यहीं से एक प्रश्न बन करके आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है, उसका नाम क्या है, वो कौन से राज्य में है। अगर राज्य लिख सकते हैं तो द बेस्ट है, नहीं तो कम से कम आपको ये जरूर लिखना है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है? लगभग लगभग सबको पता रहता है, बेसिक प्रश्न है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी तो ये प्रश्न आपको जरूर पता होगा। अब ये बताएंगे कैसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ठीक है? चलिए, सही आंसर आपका सदाबहार वन हो जाएगा। सदाबहार वनों की रक्षा के लिए और उनके पुनर्जीवन के लिए मिष्टी योजना की शुरुआत की गई थी। और सदाबहार जो वन होते हैं वो डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलिए, नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सा यौन संबंध बनाने से नहीं होता है। चलिए देखते हैं। गोनेरिया,
सिफिलिस, एड्स या फिर क्षय रोग। बताइए कौन सा ऐसा रोग है जो यौन रोग से संबंधित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम टीबी कहते हैं, ये जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है। बाकी ये तीनों यौन संचारित रोग हैं, ध्यान रखना। गोनेरिया, सिफिलिस और एड्स, ये तीनों यौन संचारित रोग हैं, जबकि क्षय रोग जो है, जो टीबी है, वो बैक्टीरिया की वजह से होने वाला रोग हो जाएगा। आगे बढ़िए, नंबर 4, ये भी देखिए। कल हमने आपके कंप्यूटर की टॉप 100 वाली पीडीएफ डाल दी है पार्ट 2, जिसमें हमने एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन चारों के जो प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल शाम वाली वीडियो जाकर के जरूर देख लेना, इससे पहले वही वीडियो अपलोड की थी। तो इस तरह से कंप्यूटर के 200 प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, 2 वीडियो हमने कंप्यूटर की टॉप 100 की अपलोड कर दी है। देखिए, एमएस एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब इसका आंसर आप अपने आप दे सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला का, रिफ्रेश का, कंटेंट का या फिर प्रिंट का। तो अगर किसी मान की गणना करना है, गणना का मतलब होता है गणित, सीधे गणना से गणित, और गणित में क्या काम करता है? फॉर्मूला काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं था ना इसमें तो, है ना? तो जो आपका एमएस एक्सेल है, उसकी वर्कशीट में अगर मानों में गणना करना है, कैलकुलेशन करना है, तो फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्रश्न जल्दी जल्दी वाले होंगे उनको जल्दी जल्दी करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में आपका मैथ और रीजनिंग है, वहाँ पर आपको टाइम लगेगा, बार बार आपको समझाना पड़ता है, इसलिए इन प्रश्नों पर थोड़ा सा अपना स्पीड तेज रखेंगे। चलिए, नंबर 5 देखिए। नंबर 5 प्रश्न है, किसी संगठन के डेटाबेस के लिए डेटाबेस विकसित करना और मानकों और नियंत्रणों को बनाए रखना क्या कहलाता है? यानी कोई एक संगठन है, उस पर उसका आप जो है डेटाबेस बनाना चाहते हैं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितना वेतन दिया जा रहा है, ये डेटाबेस बनाना चाहते हैं, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएगा, डाटा रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा, हाइपर मीडिया डेटाबेस के अंदर आएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आएगा, अगर किसी भी संगठन के डेटाबेस को आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं तो। नंबर 6 देखिए, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार है वो किस प्रकार के संचरण में शामिल है? अब संचार कैसा होता है, कैसे संचारित होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। चलिए एक बार और बता देंगे, पहले आंसर देख लेते हैं। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य में, चलिए ऑप्शन देखें। 4 ऑप्शन है, ऑटोमेटिक होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, सिंप्लेक्स होता है, फिर फुल डुप्लेक्स होता है। अब देखिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिंप्लेक्स हो जाएगा। सिंप्लेक्स क्या होता है, देखिए बता देते हैं। जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है? ये आपका कीबोर्ड है। आज भैया सही है, सही हो गई, मतलब अपनी जो वो है चित्र बनाने की क्षमता, हाँ, सही हो गई, ठीक है? ये आपका माउस हो गया, ठीक है ना? ये माउस हो गया, ये आपका कंप्यूटर हो गया। अब देखिए, क्या कह रहा है? कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार। अब कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार होता है, वो कैसा होता है? सिंप्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि आप जो बटन दबाएँगे, कंप्यूटर में वही काम होगा। यानी कि एक एक दिशी हो रहा है, यानी आप बटन दबा रहे हैं, कंप्यूटर में काम हो रहा है। अब ये कंप्यूटर आपसे नहीं कहता, नहीं भैया ये वाली बटन दबाओ, नहीं तुम ये कैसे दबा दी, एस्केप कैसे दबा दी, एंटर दबाओ, कंप्यूटर तो नहीं कहता ना। तो एक दिशी संचार जहाँ पर होता है, उसको हम सिंप्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना? तो कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य में एक दिशी संचार होता है, इसीलिए इसमें जो संचरण है वो सिंप्लेक्स के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आज ड्राइंग अच्छी बन गई। नंबर 7, सीडी के संबंध में वॉर्म शब्द का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछा जाएगा, जब आपका एग्जाम आएगा तो फुल फॉर्म की भी एक 50 फुल फॉर्म की वीडियो लेकर के हम आएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है ना? बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवाने वाले हैं, आप साथ तो दीजिए। आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। अब जो मैराथन चालू हो रही है ना, जिसे हमने ब्रह्मास्त्र नाम दिया है, ये 8 से 10 ब्रह्मास्त्र आपके आने वाले हैं। अगर आपकी एग्जाम डेट आगे बढ़ जाती है तो ये ब्रह्मास्त्र की संख्या और भी बढ़ सकती है, और ये ब्रह्मास्त्र जो है वो आखिरी तीर होगा, ठीक है ना? फाइनली जो तीर होगा आपके सिलेक्शन के लिए, वो यही ब्रह्मास्त्र होने वाला है, ठीक है? तो इसको आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा। शाम को 4 बजे, 4 से 5 बजे के बीच में आएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसकी टाइमिंग क्या रखा जाए, सुबह के टाइम रखें या फिर शाम को रखें। 2 वीडियो आपकी एक दिन में आएगी, एक तो टॉप 100 की वीडियो आया करेगी, ठीक है? और एक आपका ब्रह्मास्त्र आया करेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसी हिसाब से हम टाइमिंग इसकी रख लेंगे। चलिए, वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्क ऑन रैंडम मेमोरी, राइट वंस रीड मैनी, एक कीड़े का नाम है, या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट वंस और रीड मैनी, यानी एक के द्वारा लिखा जाएगा और सबके द्वारा पढ़ा जाएगा, यह फुल फॉर्म होता है वॉर्म का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 8, महिलाओं में यौवन की शुरुआत के चिन्ह क्या हैं? यानी कि जब महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है तो उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं, माहवारी कहते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसको हम रजोदर्शन कहते हैं। जब महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है तो इस कंडीशन को हम रजोदर्शन कहते हैं। जब महिलाओं में यौवन समाप्त हो जाता है, यानी कि 50 के बाद में जो है बच्चे पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, और माहवारी तो आप जानते हैं, जो पीरियड्स आते हैं उनको हम माहवारी कहते हैं। नंबर 9,
नंबर 9 है डब्ल्यूएचओ के अनुसार किशोर लोगों की आयु क्या है? डब्ल्यूएचओ ने किशोर यानी कि जो एडल्ट्स लोग हैं उनकी एज कितनी मानी है डब्ल्यूएचओ के अनुसार? चलिए देख लेते हैं। 10 से 19 साल, 19 साल से अधिक, 12 से 19 वर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो किशोर की बात की जा रही है। एडल्ट्स तो वयस्क हो जाते हैं, किशोर की बात की जा रही है। तो किशोर की आयु डब्ल्यूएचओ के द्वारा 10 से 19 साल मानी गई है। 10 से 19 साल का जो भी बालक होगा वो डब्ल्यूएचओ के अनुसार किशोर के अंदर काउंट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्पीड तो ठीक है ना भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि लास्ट में मैथ रीजनिंग भी तो करना है। पता चला 1-1.5 घंटे क्लास हो रही है, ठीक है। एक से 1.5 घंटे की क्लास तो आपकी महा मैराथन हुआ करेगी, उसमें भी हम स्पीड पर कंट्रोल रखेंगे। बाकी आपकी एमपीएसआई 2025 की नोट्स कंप्लीट हो चुकी है। एमपीटेट वर्किंग चयन परीक्षा के नोट्स कंप्लीट है। एमपी आबकारी भैया लास्ट डेट ध्यान रखना, 1 तारीख से लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर लेना, समस्या हो जाती है। एमपी पुलिस और जेल, इन सब के नोट्स उपलब्ध हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग मंगवा सकते हैं। नंबर 10 देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आहार नली में अंगों द्वारा स्त्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यानी वसा जिसे हम फैट कहते हैं, फैट के पाचन में कौन सा रस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अग्नाशयी रस एवं लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। भाई नाइट्रिक अम्ल तो हमारे शरीर में पाया ही नहीं जाता, एक ही अम्ल पाया जाता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। पित्त रस एवं अग्नाशयी रस या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो पित्त रस होता है, जो बाइल जूस होता है, और जो अग्नाशयी रस होता है, ये दोनों मिलकर के वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पेरिटेड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, एपिक्रेन ग्रंथि या फिर एबनेर ग्रंथि। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो पीनियल ग्लैंड्स होती है, जिसकी लंबाई 5 से 8 mm होती है, ये आपकी पीनियल ग्लैंड शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ये भी आपको याद रखना, मस्तिष्क के बगल से होती है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या फिर इनमें से कोई नहीं। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। यह आपको याद रखना, फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़िए, 13 नंबर देखिए। देखिए 13 नंबर, पैरासीटामोल दवा का उपयोग कहाँ किया जाता है? मतलब क्यों किया जाता है, फिर कहाँ किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पैरासीटामोल की दवा क्यों खाते हैं आप? सबको पता है, बुखार के लिए खाते हैं हम। चलिए देखिए ऑप्शन में कहाँ पर बुखार दिया गया है। अपच के लिए नहीं, अपच के लिए तो वो खाते हैं इनो, ठीक है ना। उसके बाद में अस्थमा के लिए अलग दवाई आती है, एलर्जी की अलग दवाई आती है, ठीक है। लेकिन जो बुखार की दवा होती है उसमें पैरासीटामोल नामक जो वो है इंग्रीडिएंट है, वो मिला रहता है। तो बुखार को कम करने के लिए हम पैरासीटामोल दवाई खाते हैं। आगे बढ़िए, 14 नंबर देखिए, कौन सा एंजाइम भोजन में मौजूद प्रोटीन को नहीं पचा पाता है? इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को नहीं पचा पाता है? आइए देखते हैं। ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, पेप्सिन है या फिर एसिटिक एसिड है। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो लाइपेज एंजाइम है, ये प्रोटीन को पचाने का काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लाइपेज के द्वारा प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को किसमें विलय कर दिया गया था? 1989 से पहले जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चल रहा था, इसको 1989 के बाद में किसमें विलय कर दिया गया, किसमें मिला दिया गया? इंदिरा आवास योजना में, जवाहर रोजगार योजना में, रोजगार आश्वासन योजना में या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहर रोजगार योजना में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को ऐड कर दिया गया, इसी में विलय इसका कर दिया गया था। आगे बढ़िए, 16 नंबर देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए 16 नंबर प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोलने के लिए पात्र लड़की की आयु कितनी होती है? पहली बात, सुकन्या समृद्धि योजना में खाता किसका खुलेगा? लड़की का ही खुलेगा। एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, या फिर क्या पूछा, अधिकतम पूछा, हाँ। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लोगों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोला जाएगा। 10, 12, 9, 8। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष से अगर अधिक की बालिका होगी तो उसका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में नहीं खुलेगा। 10 वर्ष से पहले की जो भी लोग होंगे, जो भी लड़कियां होंगी, उनका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खोला जा सकता है। आगे बढ़िए, नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्या है? भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान करती है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? कौन से अनुच्छेद में स्वास्थ्य से संबंधित बातें की गई हैं? कुल मिलाकर के आपसे यही पूछ रहा है। अनुच्छेद 48 पर्यावरण से संबंधित है। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य से संबंधित बातें की गई हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 47 आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 42 जो है वो प्रसूति से संबंधित है, यानी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनकी व्यवस्था वगैरह की जाएगी, तो प्रसूति सुरक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 42 है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्रामीण से संबंधित है, गाँव से संबंधित है। तो ध्यान रखना, आपका अनुच्छेद नंबर जो 47 है, जो आर्टिकल 47 है, उसमें स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के बारे में बताया गया है।
ठीक है, और ये कहाँ पर आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर पालन नहीं होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, इनके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का अगर आपका कोई हनन कर रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ाएंगे। आबकारी की क्लास भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल से वहाँ समझाएंगे। चलिए 18 नंबर देखिए, मेडिसेप एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेडिसेप योजना है वो किसने शुरू की है, कौन से राज्य ने शुरू किया है? कर्नाटक ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, केरल ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य के द्वारा मेडिसेप नामक एक अनूठी योजना शुरू की गई है, जिसमें स्वास्थ्य और सामाजिक बीमा जो है कराया जाता है, जिससे कि जैसे मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो उसका बीमा जो है वो मेडिसेप योजना के अंतर्गत केरल में कराया जाता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। पूरा टाइम देंगे मैथ और रीजनिंग पर, इसलिए अभी स्पीड में चल रहे हैं अपन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चालू की गई थी? 2015 में, 2016 में, 2014 में या फिर 2018 में? आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। फैक्ट वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए। 20 नंबर है, सौभाग्य योजना की शुरुआत क्या प्रदान करने के लिए की गई थी? जो सौभाग्य योजना चालू की गई थी उसमें क्या दिया जाता था? पानी का कनेक्शन? नहीं भैया, पानी कनेक्शन समझ नहीं है। एलपीजी? एलपीजी नहीं है। एलपीजी के लिए तो उज्ज्वला योजना चली थी, आप सबको याद होगा, ठीक है ना, उज्ज्वला योजना एलपीजी से संबंधित है। ठीक है, विद्युत कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होता है आपका मैथ और रीजनिंग। अब इसमें अपन प्रॉपर टाइम देते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करें। और देखिए, आज हमने थोड़ा कठिन प्रश्नों को भी रखा है ना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर इतने सरल प्रश्न आप रख देते हो। देखिए, आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको वो सीजीएल के लेवल के प्रश्न नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ने को आप पढ़ सकते हो, समय अपना ख़राब कर सकते हो। ज़्यादा हाई लेवल के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें पूछा गया है, अब इसको क्या कहते हैं, जो है ओपन डाइस कहते हैं। ओपन डाइस में क्या पूछा गया कि एक के सामने कौन सा अंक आएगा। अभी तक आपने डाइस कैसे पढ़े थे कि भाई इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, अब बताइए क्या होगा। लेकिन ये आपका ओपन डाइस वाला प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक के सामने कौन सा अंक आएगा। ये आपको अंक दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि एक के सामने कौन सा अंक आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने की ट्रिक होती है। इसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिस्टम चलता है, यानी कि ये 4 है तो 4 में एक 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 मतलब अंक छोड़ करके, एक डाइस छोड़ करके अगला जो होगा वो उसके सामने होगा। जैसे 4 के बाद में इसको छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद में क्या है 3, यानी 4 के सामने 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक एक लिखा है, एक के बाद में इसको छोड़ दो, क्या है 2, तो एक के बाद में 2 हो जाएगा। अब बचा क्या, 6 के बाद में 5 हो जाएगा। फिर से समझिए, देखिए इनमें ओपन डाइस में क्या होता है, एक ट्रिक काम करती है, अल्टरनेटिव ट्रिक, ठीक है। अल्टरनेटिव ट्रिक, इसमें क्या होता है कि बीच के एक डाइस को छोड़ करके बाकी अगला वाला जो डाइस होता है वो उसके सामने आता है। कैसे, देखिए 4 के बाद में 1 है, 1 को छोड़ दो तो 4 के सामने 3 आ गया, ठीक है। 1 के बाद में 3 है, 3 को छोड़ दो तो 1 के बाद में 2 आ जाएगा। तो 1 के सामने 2, 4 के सामने 3 और 6 के सामने 5 आ जाएगा। समझ गए, यानी 1 के सामने 2, 4 के सामने 3 और 6 के सामने 5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, 1 के सामने कौन सा अंक होगा, तो 1 के सामने 2 आएगा, ठीक है। समझ गए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर से समझाएं, क्या अल्टरनेटिव ट्रिक काम करती है, एक छोड़ करके लगाना रहता है। 4 में एक छोड़ा, 4 के बाद में एक छोड़ दिया हमने तो 3 पे आ गए, 1 के बाद में एक डाइस छोड़ दिया 2 पे आ गए, 6 के बाद में एक छोड़ दिया 5 पे आ गए, ठीक है। ऐसा ही आपको जितने भी ओपन डाइस मिले आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, और जब पेपर थोड़ा सा कठिन बनाएंगे तो ये ओपन डाइस वाले प्रश्न आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिव फार्मूला यहाँ पर काम करता है, ये हमने यहाँ पर बता भी दिया है। चलिए पीडीएफ में आप लोग देख लेना। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है कि इसके बाद में जो है फाइनली आंसर क्या आएगा। 4 आपको ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये पता करना रहता है कि आखिर सिस्टम चल कैसा रहा है। देखिए पहले बॉक्स में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है। अब पूछा कि जो अगला बॉक्स है इसमें क्या आएगा इन पांचों ऑप्शन में से, ठीक है। अब अपन को इसमें एक ढूंढना रहता है कि क्या इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि एक एक बिंदु बढ़ रहा है, जैसे कि 1 इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, यानी कि अगले में 5 आएगा। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो 5 कहाँ पर आएगा ये आपको और पता करना रहेगा, ठीक है। तो जिसमें 5 नहीं है सबसे पहले उसको हटा दीजिए। तो देखिए इसमें तो 6 है, ये हट जाएगा। उसके बाद में इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी एक ही ऑप्शन अपना हट पा रहा है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी जो ये जो 1 है ना ये नीचे है, ठीक है। उसके बाद में 2 जो है वो ऊपर है, ठीक है। 3 जो है वो नीचे है, ठीक है। 4 जो है वो ऊपर है, यानी जो 5 आएगा वो नीचे आएगा। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में 5 बिंदु हों और नीचे हों।
यहाँ पर देखिए नीचे नहीं उल्टे सीधे लगाए हुए हैं, यहाँ देखिए ऊपर है, इसको हमने पहले ही हटा दिया था, यहाँ पर भी ऊपर दिया, ये भी हट जाएगा। यानी जो 5 डॉट हैं वो ऑप्शन नंबर ई में है और नीचे के नीचे है, यानी कि अपना आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ई ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फिर से समझा देते हैं, परेशान नहीं होना है, फिर से देख लीजिए, इसीलिए टाइम बचा के रखा था हमने, ठीक है ना, मैथ रीजन के लिए। यहाँ पर आपको ये पैटर्न पता करना था कि क्या अगला अंक आएगा। तो ये तो आप देख रहे हैं कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 है, 4 है, यानी अगले बॉक्स में 5 डॉट आएंगे, ये तो कन्फर्म है। अब 5 तो केवल एक ही है जिसमें 5 नहीं है, जिसमें 6 है, वो ये था, तो केवल सी ही ऑप्शन कटा। अभी भी हमारे सामने 4 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब देखना था कि ये पैटर्न फॉलो कैसे कर रहा है। तो जो पहला डॉट है वो नीचे है, अगला जो 2 डॉट है वो ऊपर पहुंच गया, फिर 3 डॉट नीचे आ गए, 4 डॉट ऊपर पहुंच गए, यानी कि अगले जो 5 डॉट होंगे वो नीचे आएंगे। अब देखिए नीचे कहाँ पर हैं, तो देखिए ये तो ऊपर है तो ये खत्म हो गया, ये भी ऊपर है ये भी खत्म हो गया। अब 5 डॉट हैं और नीचे है, वो कौन सा एक ऑप्शन है, केवल केवल ई ऑप्शन है, यानी कि अपना ई कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे दिमाग लगाओ तो समझे, ठीक है, यहाँ पे दिमाग लगाओ, देखने में बड़ा सरल लग रहा है। अरे सर यहाँ पर तो 5 का वर्ग है, 7 का वर्ग है, यानी इससे संबंधित कोई होगा, अब तो कोई वर्ग वाला सिस्टम चल रहा होगा। अब चलो सॉल्व करो तो बताते हैं। देखिए 25 है, ठीक है सर, उसके बाद में 29 है। अब ये 25 से 29 कैसे आ गया, समझ में नहीं आया। यहाँ पर +4 हो रहा है क्या, चलिए इसमें +4 कर देते हैं। 49 है, 49 में +4 किया तो 53 आ जाएगा। लो सर 53 आंसर आ गया, पर ऑप्शन में है ही नहीं 53, यानी कि ये ट्रिक भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। स्क्वायर वाली भी काम नहीं कर रही, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर है, स्क्वायर यहाँ पर है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो फिर काम कर क्या रही है ये अपन को देखना है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आप सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें क्या है, पहले अंक का स्क्वायर कीजिए, तो पहले अंक का स्क्वायर किया 2, ठीक है। उसके बाद में दूसरे अंक का भी स्क्वायर कीजिए, दूसरा अंक क्या है 5, 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया, यहाँ लिखिए 5, 5 का स्क्वायर किया कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 मिलकर के 29 हो गया, ठीक है। यानी कि ये आपका 29 कैसे आया, इसके बीच में एक डंडा खींच दो, इसका वर्ग कर दो, इसका वर्ग कर दो और दोनों को जोड़ दो तो 29 आ जाएगा। ऐसा ही आपको दूसरे वाले में करना है, इसके बीच में एक डंडा खींच दो, 4 का वर्ग कर दो 16, 9 का वर्ग कर दो 81, इसको जोड़ दो 6 1 7। ये देखो 1 मिनट रुक जाओ, इसमें ऑप्शन हम मुझे लगता है गड़बड़ा दिए इसने, 1 मिनट रुको, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें आप एक ऑप्शन और बढ़ा लेना, इसी को जो है ना यहाँ पर 97 कर दो, ठीक है, 97 कर दो। जब हम पीडीएफ आपको देंगे तो सही करके देंगे, ठीक है। पैटर्न यही फॉलो करेगा। तो अब 4 का स्क्वायर करते हैं 16 हो गया, 9 का स्क्वायर करते हैं 81 हो गया, इन दोनों को जोड़ो 6 1 7 8 और 1 9, यानी कि 97। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें 97 कर लेना, हम पीडीएफ देंगे सही करके देंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न इसमें चल रहा था, ठीक है। अभी तो पैटर्न समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर पैटर्न चल क्या रहा है। तो हमने जब सॉल्व किया तो हमको समझ में आया कि बीच में हमको एक लाइन खींचनी है और इन दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़ देना है। 2 का वर्ग 4 होता है, 5 का 25 होता है, दोनों को जोड़ा 29 आ गया सर। यहाँ पर भी हमने लाइन खींचा, 4 का वर्ग 16 होता है, 9 का 81 होता है, दोनों को जोड़ा 97 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया रहेगा जब हम पीडीएफ आपको सेंड करेंगे, ठीक है। तो पैटर्न कौन सा चल रहा है, पहली अंक का वर्ग प्लस दूसरी अंक का वर्ग और दोनों को जोड़ करके यहाँ पर आपको लिख देना था। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब क्लास देखें, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर भी समस्या आपको होती है किसी भी पीडीएफ में आप यूट्यूब क्लास पे आकर के देख सकते हैं। चलो इसको तो सब लोग सॉल्व कर देंगे भाई, ये गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तो बेकार है। देखिए कौन सा एक अलग है, लखनऊ, भोपाल, रायपुर, इंदौर, बताइए कौन सा अलग है। सही आंसर आप सबको पता है भैया, लखनऊ तो आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यानी कि जो इंदौर है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सभी राज्यों की राजधानी के बारे में बताया गया था, तो इंदौर जो है वो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है। हाँ, मध्य प्रदेश की जो आपकी फाइनेंशियल राजधानी है वो इंदौर है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो ओरिजिनल राजधानी है वो भोपाल है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर, इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, खतरनाक क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। बताइए अगला अंक क्या आएगा इस सीरीज में, 88 दिया है, 70 दिया है, 66 दिया है, 50 दिया है, 44 और 30 दिया है। बताइए अगला अंक क्या आएगा, दिमाग लगाइए इसमें। अब देखो इसमें आपको कैसे पता करना रहेगा, सबसे पहले ये देखो कि ये किसी का मल्टीपल बन रहा है क्या। हाँ सर 88 66 44 ये तो 11 के मल्टीपल होते हैं, 11 11 4 44, 11 6 66, 11 8 88, ठीक है। उसके बाद में देखिए 70 50 30 ये किसके मल्टीपल होते हैं, ये तो सर 10 के मल्टीपल होते हैं। बस जब आपने ये पकड़ लिया तो अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले 11 वालों को काटो, तो 11 8 88 8 आ गया। उसके बाद में एक छोड़ दिया हमने, 11 6 66 6 आ गया, एक छोड़ दिया 11 4 44 4 आ गया, एक छोड़ दिया। अब क्या आएगा ये आपसे पूछ रहे हैं। अब इसी हिसाब से 10 वाले को सॉल्व करो, 10 7 70 यानी 7 आ जाएगा यहाँ पर, 10 पंचे 50 यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा,
ठीक है, 10 या 30 यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, 8 7 6 5 4 3, यानी इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में 2 आएगा। और क्या हो रहा है, इसमें 11 का गुणा हो रहा है तो इसमें 10 का हो रहा है, इसमें 11 का, इसमें 10 का, इसमें 11 का, इसमें 10 का, तो इसमें किसका गुणा होगा, 11 का गुणा होगा। तो 11 और 2 का गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, आया समझ में, दोबारा समझा देते हैं, परेशान नहीं होना है। क्या हो रहा था, ये जो है आपके क्वेश्चन में 11 और 10 के मल्टीपल दिए गए हैं, सबको 11 और 10 से काटना रहेगा, और ये सारी जो संख्याएं हैं वो घटते हुए क्रम में लगाई गई हैं। जब हमने 88 में 11 का भाग दिया तो 8 आया, उसके बाद में एक गैप हमने छोड़ा, उसके बाद में 66 में 11 का भाग दिया तो 6 आया, फिर एक गैप छोड़ा, 44 में 11 का भाग दिया तो 4 आया, फिर एक गैप छोड़ा, इसके बाद में क्या आएगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले 10 का डिवाइड देकर देख लो, 8 के बाद में 70 में 10 का भाग दिया तो 7 आया, 50 में 10 का भाग दिया तो 5 आया, और उसके बाद में क्या, 44 तो कट चुका है, और 30 में जब 10 का भाग दिया तो 3 आया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगा, तो देखिए 8 7 6 5 4 3, इसके बाद में 2 आएगा ना, तभी तो होगा 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 आएगा। 2 तो हमको पता चल गया, लेकिन गुणा किसका करेंगे, तो पहले में 11 का कर रहे हैं, फिर 10 का कर रहे हैं, 11 10 11 10, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 11 का करेंगे, तो 11 गुणा 2 बराबर 22 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। ऐसे क्वेश्चन मिले तो घबराना नहीं है, इसके लिए टाइम बचा कर रखना है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ना, कि जो आपके फैक्ट वाले प्रश्न उसको जल्दी जल्दी कीजिए, मैथ रीजनिंग के लिए टाइम बचाइए और मैथ रीजनिंग को लास्ट में कीजिए। ये सारी प्रैक्टिस आपकी ब्रह्मास्त्र में होने वाली है, जो महामैराथन आज से शुरू होने वाली है। इसमें इस तरह की सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी कि पहले कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा छोड़ना है, किसको स्किप कर देना है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका मैथ शुरू हो रहा है, गणित के जो प्रश्न हैं वो आपके यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो बड़े आराम से धैर्य से दिमाग को ठंडा करके सीखना है। चलिए, प्रश्न क्या दिया हुआ है, सीपीएसपी कॉस्ट प्राइस और आपका लाभ हानि से प्रश्न है कि यदि किसी खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/5 हो तो हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए, जिसके सामने का लग जाए तो समझ लीजिए कि वो क्या होता है, उसकी बेसिक वैल्यू होती है क्रय मूल्य का, और बेसिक वैल्यू हमेशा नीचे आती है, कई बार आपको बताया है। अब क्या कह रहा है कि 3/5, इसमें बेसिक वैल्यू क्या है, बेसिक वैल्यू क्रय मूल्य है, और यहाँ नीचे क्या है 5, यानी 5 जो है वो सीपी हो जाएगा और 3 जो है वो एसपी हो जाएगा। बस अब हमको सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, सूत्र हमको पता ही है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, आपको पता है ना, दोनों का डिफरेंस बटे में सीपी रखते हैं, अपना हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकल करके आ जाता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, आइए नीचे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए सीपी हमारे पास में क्या आ गया सर, सीपी आ गया 5, ठीक है, एसपी क्या आ गया, एसपी आ गया 2, 2 है कि 3 है, क्या है 2 है, नहीं एसपी है 3, ठीक है। तो सीपी 5 एसपी 3 दोनों का डिफरेंस करो, कितना आएगा, 2 आएगा। नीचे क्या रखेंगे, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है तो 5 लिख दिया, गुणा में 100 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। बस 5 से 100 को काटा, 20 बार गया, 20 का 2 में गुणा किया, 40% आपका सही आंसर हो जाएगा। आई समझ में, फिर से देख लो, 3/5 दिया हुआ है और जो क्रय मूल्य है उसके आगे का लिखा हुआ है, यानी बेसिक वैल्यू जो है वो क्रय मूल्य होगा, और बेसिक वैल्यू हमेशा नीचे होती है, यानी 5 जो है वो आपका सीपी हो जाएगा और 3 जो है वो आपका एसपी हो जाएगा। सीपी माइनस एसपी किया, 5 में से 3 गए, 2 बचे, नीचे सीपी रखा जाता है यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य रखा जाता है, तो हमने 5 को रख दिया। हमें हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, तो 100 का गुणा किया, 5 से डिवाइड किया, 20 बार गया, 20 का 2 में गुणा किया, 40% आपका आंसर सही आ गया। समझ में आ रही ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी यहाँ पर हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया, अंतर बटे सीपी इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है, और इसको एक ट्रिक बताएंगे, आप देखते इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यदि नीरज 5 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है तो 24 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि एक नीरज नाम का लड़का है, देखिए यहाँ पर बना देते हैं, आंसर से अपन को मतलब नहीं है, अपन को सॉल्व करना है। एक नीरज नाम का लड़का है, वो जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा था, जो कि उसकी नॉर्मल स्पीड है, ठीक है ना, उसको किसी ने एकदम भड़का दिया, बोला अरे तुम तो मिल्खा सिंह हो, तुम जैसा कोई है ही नहीं। अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागने लगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उसकी जो दूरी थी ना, वो 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी उसने तय कर ली। मान लीजिए उसको 100 किलोमीटर तय करना था, लेकिन वो मिल्खा सिंह बन गया और उसने 124 किलोमीटर दूरी तय कर ली, ठीक है ना। तो डिफरेंस पहले निकालिए, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है सर 17 में से 5 गई, 12 का डिफरेंस है, ठीक है। 12 एक्स बराबर दूरी एक्स्ट्रा कितनी तय कर ली उसने स्पीड बढ़ाने के बाद में, सर 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय कर ली। बस एक्स की वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2। एक्स की वैल्यू जब 2 निकल के आ गई, अब आपसे पूछ रहा है उसकी वास्तविक दूरी क्या होगी अगर वो अपनी उसी स्पीड से चलता जिससे वो पहले चल रहा था। तो पहले किससे चल रहा था, 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 आ गई है, बस उस एक्स की वैल्यू का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10,
यानी 10 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगा। ठीक है, जो उसकी वास्तविक चाल है उससे वह 10 किलोमीटर दूरी ही तय कर पाएगा, लेकिन किसी ने उसको भड़का दिया और उसकी दूरी बढ़ करके कितनी हो गई, 17 किलोमीटर हो गई थी, 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ने लगा था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं, परेशान नहीं होना। देखिए देखिए, एक मिनट। एक नीरज नाम का लड़का है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी वास्तविक दूरी है, यानी वास्तविक जो चाल है उसकी वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही दौड़ पाता है। ठीक है, लेकिन किसी ने उसको एकदम से प्रेशर दे दिया, बोला भाई तुम जैसा कोई है नहीं इस दुनिया में, तुमसे बड़ा कोई धावक नहीं है। तो उसने अपनी स्पीड क्या कर दी, जो उसकी मतलब फॉर्मल स्पीड है, जो मतलब उसने अपने मन से स्पीड बढ़ा ली है, वो कितनी कर दी उसने, 17 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी भैया, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इससे क्या हुआ कि जो उसको दूरी तय करनी थी वो उससे 24 किलोमीटर और ज़्यादा चल गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो दूरी के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। यानी कि 12 में से 17 में से जब 5 जाएगी तो 12 किलोमीटर आएगी। ठीक है, 12x बराबर दूरी एक्स्ट्रा कितनी तय की है उसने, 24 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय की है। x की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी 2। अब कह रहा है कि जो उसकी वास्तविक चाल थी अगर वो उससे चलता है तो कितनी दूरी तय कर पाएगा, उसकी वास्तविक चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब क्या कर रहा है, 2 घंटा एक्स्ट्रा चलेगा वो, तो 2 का गुणा कर दिया तो आपका निकल के आ गया 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी वो तय कर लेगा। बाकी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा, जो वास्तविक दूरी है वो 10 किलोमीटर निकल करके आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आ रहा है ना सब कुछ, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एवरेज वाला प्रश्न आ गया है और इसकी भी आपको ट्रिक बताने वाले हैं। हाँ, इसकी ट्रिक तो बताई नहीं, इसमें ट्रिक में क्या रहता है, जहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिले कि इतने से चल रहा है इतनी हो गई, तो बस कुछ नहीं करना, इसका सीधे सीधे आप इसका क्या कर दें, इसका डिफरेंस निकाल दें। 17 में से 5 घटाइए, 12 निकल के आ जाएगा, और जो दूरी दी गई है 24 उससे डिवाइड कर दीजिए, एक्स की वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी, बस उसी का पहली वाली जो स्पीड है उसमें गुणा कर दीजिए, तो 5 गुणा 2 बराबर 10 आ जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे बढ़िए, देखिए अगला है 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 8 व्यक्तियों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, यानी जो 8 व्यक्ति हैं उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। औसत और जो आपके व्यक्ति हैं इनका गुणा करने पर टोटल वैल्यू आ जाती है कि कितना कुल, मतलब टोटल कितनी इसकी एज हो जाएगी या फिर टोटल कितनी इसकी संख्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अब 2 नए व्यक्ति आ गए, 2 नए व्यक्ति आ गए, व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 8 से बढ़ करके 10 हो गई। हाँ सर 10 हो गई। ठीक है, लेकिन जो औसत आयु थी ना उसमें भी 1 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो जो पहले 16 थी वो अब बढ़ करके 17 हो गई है। बस दोनों का जो है टोटल निकाल लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है। हाँ सर होता है। और 17 का जब 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 170 आ जाएगा। तो जो पहले वैल्यू थी, जो 16 व्यक्तियों की वैल्यू थी, यानी 8 व्यक्तियों की जो औसत एज थी वो 16 थी, तो टोटल वैल्यू निकाली 128 आ गई। एक व्यक्ति 2 व्यक्ति इसमें नए आ गए, यानी व्यक्तियों की संख्या हो गई 10, एवरेज एज 1 वर्ष बढ़ गई, तो व्यक्तियों की संख्या 8 से बढ़कर 10, एवरेज एज 16 से बढ़ करके 17। 17 और 10 का गुणा किया 170 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस निकल के आएगा 42 वर्ष। ठीक है, 42 ईयर आपका डिफरेंस निकल के आएगा, यानी 42 ईयर आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए उसमें क्या कहा है, एवरेज एज पूछी है, यानी कि दोनों व्यक्तियों की एवरेज एज कितनी होगी, तो टोटल निकल के आ गया 42। 2 व्यक्ति हैं, 2 का भाग दे दीजिए, 21 वर्ष निकल के आ जाएगा। जो एवरेज एज होगी वो 21 वर्ष आपकी निकल करके आ जाएगी। आई समझ में, फिर से समझा देते हैं। पहले हमने टोटल किया, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी गई उनको आपस में गुणा कर दीजिए। तो 8 व्यक्ति थे, 16 औसत आयु थी, हमने जब इन दोनों का गुणा किया टोटल निकाला 128 आ गया। उसके बाद में 2 व्यक्ति बढ़ गए, व्यक्ति हो गए 10, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, 16 से बढ़कर 17 हो गई। इसका टोटल निकाला तो ये निकल के आ गया 170। दोनों का अंतर निकाला, निकल के आ गया 42। टोटल एज बढ़ी है वो 42 वर्ष बढ़ी है, लेकिन हमसे एवरेज एज पूछा है, 2 व्यक्तियों के आने की वजह से बढ़ी है, तो 42 में 2 का भाग देंगे, 21 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, एक मिनट देख लें, उस दिन हमने क्लिक किया है कि नहीं किया ना, उस दिन की तरह फिर से गड़बड़ हो जाए। हाँ भैया क्लिक चल रहा है, टाइमिंग चल रही है। चलिए देखिए, एक्स वाई जेड मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, वहीं एक्स और वाई मिलकर के उस कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले एलसीएम वाली विधि आपको बता रखी है पहले ही, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर के, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है सर, एक्स और वाई मिलकर कितने दिन में, सर 30 दिन में कर रहे हैं। टोटल निकालेंगे, एलसीएम जो टोटल वर्क निकल के आएगा वो 30 आ जाएगा। ठीक है सर, 30 निकल के आ गया। 15 का 30 में डिवाइड देंगे 2 निकल आएगा, 30 का 30 में डिवाइड देंगे 1 निकल के आएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। ठीक है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। अब यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, तो x प्लस वाई की जगह पर 1 लिख दो, लिख दिया 1, और z यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये 1 उस तरफ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी z की वैल्यू 1 निकल करके आ गई। कह रहा कितने दिनों में काम करेगा, जब z एक काम को
जब जेड एक काम को एक दिन में करता है तो 30 दिनों में कितना काम करेगा? 30 दिनों में 30 काम करेगा। तो अपना सही आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन सही आंसर आ जाएगा। फिर से समझा देते हैं, देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, एक्स वाई जेड और एक्स जेड दोनों का एलसीएम निकाला, ठीक है। जब दोनों का एलसीएम निकाला तो हमको टोटल वर्क मिल गया 30 यूनिट, ठीक है। इसमें क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिल करके 15 दिन में करेंगे, क्योंकि जब 30 का डिवाइड देंगे अपन, मतलब 30 में 15 का डिवाइड देंगे तो 2 निकल के आएगा, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 आ गई, और एक्स प्लस वाई इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर रखा हमने, तो हमको जेड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। ये एक इस तरफ जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, यानी जेड की वैल्यू 1 निकल करके आ गई। अब वही पूछ रहा है कि अगर जेड इस 30 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा। जब जेड 1 यूनिट काम को 1 दिन में कर रहा है तो 30 यूनिट काम को 30 दिन में करेगा। सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, 30 नंबर जो कि आखिरी प्रश्न होगा, ये आपका कहाँ से आ गया, ये SICI से आ गया। देखिए प्रश्न क्या है, बड़ा सिंपल सा है। यदि मूलधन की राशि 50,000 रुपये है, 4 वर्षों के लिए दर 2% है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि साधारण ब्याज इसको कितना मिलने वाला है, यह आपसे पूछ रहा है। तो PRT वाले से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा प्रश्न है। मूलधन PRT में क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है, ब्याज निकालना, मान लीजिए ब्याज x है, ठीक है। SI लिख लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, SI। PRT, P का मतलब क्या है, 50,000, 1 2 3। R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 2, T की वैल्यू है 4, डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो उठ जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, यानी कि 4,000 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 4,000 रुपये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल था, PRT वाले जो है फॉर्मूले पर आधारित था, ठीक है। चलिए अब सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके अपने नोट्स से जरूर मंगा लीजिए, क्योंकि बिना नोट्स के आपके ब्रह्मास्त्र का आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो चाहे तो प्रैक्टिस सेट या फिर थ्योरी नोट्स कोई भी मंगा सकते हैं। और जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है लेकिन फिर भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं अपने मेहनत के दम पर, तो अभी भी आप 7 से 8 घंटा अगर 8 दिन में मेहनत करना चाहते हैं तो 199 वाला जो PDF है उसको ले लीजिए। उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों एक साथ में दिए हुए हैं, उसकी मदद से आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये है। अगर मेहनत से पीछे हटते हैं तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। और ये एक ऐसी वैकेंसी है, ये बार बार नहीं आती है। इससे पहले पता नहीं कब आई थी और अब जाकर आई है, अब फिर पता नहीं कब आएगी, कोई भरोसा नहीं है। तो मौका है भैया, चौका लगा दो और सिलेक्शन ले लो, ठीक है। तो चाहे 128 या फिर 129 या फिर 199, इनमें से कोई भी PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये PDF फाइल हमारे द्वारा बनाई गई भी है, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता है। हाँ, आप लोग पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इसको बेचता है या फिर बेचता हुआ पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो देखते रहना, कोई आपको बेचे नहीं या फिर आप किसी को नहीं बेचें, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, ज्वाइन कर लीजिएगा। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और मिलते हैं फिर ब्रह्मास्त्र में आज शाम को 4 बजे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ब्रह्मास्त्र आपको कितने बजे चाहिए, 4 बजे या 12 बजे, उस हिसाब से अगला ब्रह्मास्त्र आएगा। ब्रह्मास्त्र नंबर 1 आज शाम को 4 बजे आने वाला है। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।